हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर आपको सैलरी इनकम का एक बहुत अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था। और बताऊँ, अगर आप इस क्वेश्चन को कहाँ गलती किए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप इस पेपर को अगर दे चुके हैं तो यहाँ पर आप ये एनालिसिस करें कि मैंने गलती कहाँ की। ठीक है, अगर आपकी केटी है तो आप ये देखो और जो भी चीज़ें हैं वो सीखते जाओ। जो बात मैं बोलता हूँ उसको नोट डाउन भी करते जाओ, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वैसे अगर आप मेरे पूरे इस चैप्टर के जो 40 लेक्चर है अगर उसको अच्छे से देख लोगे ना, तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज हर चीज़ छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी मैंने मेरे 40 से 42 लेक्चर जो है इस चैप्टर के उसमें डिस्कस कर दिए। ठीक है, लगभग इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन और इतने टॉपिक आपको करवाया भी नहीं होगा किसी ने। मैंने हर टॉपिक को एकदम छोटे से लेवल से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देखो नरेंद्र जो एक कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, जो मोदी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जो है, और वो सूरत में। और देखो सूरत में पॉपुलेशन वैसे 25 लाख से कम दे रखी। ठीक है, मतलब आपको ये जो है ना वो दे देंगे, और नहीं दिया तो समझ लो 25 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, देखो टेक्निकली देखा जाता है ना तो अभी सूरत की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। जो रियलिटी है वो कुछ और है। और वैसे भी ये जो आपका यहाँ पर डेटा देते हैं ना, जो पॉपुलेशन आप देखते हो ना, वो भी मैंने आपको सिखाया कि कौन से ईयर की पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस, मतलब हमारा जो पॉपुलेशन काउंटिंग जो हुआ था लास्ट, उसके अकॉर्डिंग एक कंसिडर किया जाता है। और आपको टैक्सेबल सैलरी निकालनी है, यहाँ पर ऐसा बोला है असेसमेंट ईयर 2020 टू 23। अब यहाँ पर आप देखो कि वो कंपनी में ज्वाइन हुआ था कुछ इस तारीख को, और उसका ग्रेड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब उसका मंथली सैलरी जो है ना वो 60,000 है। हर महीने उसको 60,000 मिलेगा उसके जॉब के फर्स्ट ईयर में। फिर जैसे जॉब का 1 साल पूरा हो जाएगा ना, उसका सैलरी का जो अमाउंट है वो 4,000 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोला है, ही हैज़ रिसीव्ड 2 एडिशनल इंक्रीमेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैंने करवाया था। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पर आप पहले सैलरी की काउंटिंग कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सैलरी काउंटिंग करेंगे। और आपको सैलरी जब काउंटिंग करनी है ना, तो आप यहाँ पर ये देखो कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर के हिसाब से प्रीवियस ईयर कंसीडर करना होता है। असेसमेंट ईयर अगर 22-23 है तो आपका प्रीवियस ईयर ये हो जाएगा ये 21-22। ठीक है, तो अगर आपका असेसमेंट ईयर 22-23 है तो प्रीवियस ईयर हो गया 21-22। और आपको 21-22 में क्या सैलरी थी वो पता लगानी है। और यह आदमी ने जॉब ज्वाइन कब किया था, तो बोला कि 1/10/2018। तो ठीक है, तो 1/10/2018 पे ज्वाइन किया, और इधर से 31। ठीक है, 31 आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा, 30/9/2019 उसका 1 साल पूरा होता है जॉब का एग्जैक्टली। ठीक है, 18 से लेके 19 पूरा 1 साल पूरा हो गया उसका। और ये पूरे 1 साल में इस आदमी ने कितना कमाया, महीने का सैलरी 60,000 कमाया होगा पर मंथ। फिर उसका सैलरी 1/10/2019 में बढ़ के 30/9/2020 वापस कितनी हो जाएगी सैलरी, 64,000 महीने की। क्योंकि उसने बोला है कि उसका सैलरी जो है ना वो पहले 60 था, अब हर साल ये 4-4 हज़ार जो है ना वो बढ़ेगा। मतलब आप अगर सैलरी देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, मतलब उसकी सैलरी जो है ना वो एवरी मंथ जो है ना वो 4,000 से, सॉरी एवरी मंथ नहीं, एवरी ईयर जो है ना वो 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा उसकी सैलरी। अब उसका जो जॉब का नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी 1 साल और जॉब करेगा तो उसका जो सैलरी है वो कितना हो जाना चाहिए, ये देख लो। उसका सैलरी कितना हो रहा है अभी, एक और मतलब इंक्रीमेंट मिलेगा उसको, तो मतलब कितना हो जाएगा 68,000 महीने का। ठीक है, आप देख लो।
अभी उसका जो सैलरी है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा बोला है कि 1/10/2021 में उसको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिला। देखो यहाँ पर लिखा है 2 एडिशनल इंक्रीमेंट, इसका मतलब समझ रहे हो? 2 एडिशनल इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो जाता है? देखो 1/10/2021 पे इस आदमी को 30/9/2021 नहीं सॉरी 22। अब देखो रेगुलर इंक्रीमेंट कितने हैं? रेगुलर इंक्रीमेंट किसको बोलते हैं? जो आपका ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, हर साल 4-4 हज़ार बढ़ रहा है, दैट इज रेगुलर इंक्रीमेंट। मतलब यहाँ पर 72,000 उसका हर महीने, मतलब हर महीने जो सैलरी है, ठीक है, अभी ये वाले साल में वो 72,000 होगी। ठीक है, देखो पहले साल 60,000 महीने का कमा रहा था, दूसरे साल 64,000 महीने का कमाया, उसके तीसरे साल 68,000 और चौथे साल 72,000 कमाता। लेकिन कंपनी ने उसके काम से खुश होकर उसको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दिए। देखो ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है तो करना पड़ेगा 2 एडिशनल इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट कितना है? ये अपना इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट है। ओके, तो ये आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे, मतलब 4-4 हज़ार के 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट। कितनी अच्छी बात है, कंपनी उसके काम से बेचारे के खुश हो गई होगी। ठीक है, क्या आप 2 और एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ले लो। चलो ठीक है, सीधा उसकी सैलरी चौथे साल महीने की कितनी हो गई? 80,000। खत्म कहानी। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे तो देखो प्रीवियस ईयर 2021 और 22 का सैलरी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर 21-22 का मतलब क्या हो जाता है? 1/4/2021 से अगर वो स्टार्ट होता है तो आप देखो यहाँ पर 1/4/2021 से अगर आपका ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, 1/4/2021 से आपका ईयर अगर स्टार्ट होता है और ईयर खत्म होता है 31/3/2022 पे। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देखो कि 1/4/2021 से जब आपका ईयर स्टार्ट होता है तो आपका इस तारीख तक मतलब यहाँ से 30/9/2021 तक आपका जो महीने का पगार होगा वो 68,000 रहेगा ना। मतलब शुरुआत के 6 महीने आपका जो पगार है, जो आपका सैलरी है, वो कितना रहेगा? 68,000। फिर जैसे आपका नेक्स्ट डे, ठीक है, खुशी का दिन, ओके, जैसे आप नेक्स्ट डे जाते हो, आपको आपका बॉस बोलता है कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको जो रेगुलर इंक्रीमेंट होने वाला था, ठीक है, आप सोच के, मतलब आप सोच समझ के गए थे कि यार चलो मेरी कल से सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है, और आपके बॉस ने बोला चलो ठीक है, हम आपके काम से बहुत खुश हो गए, दो इंक्रीमेंट और ले लो जाओ। ठीक है, तो सैलरी आपकी हो गई 80,000 महीने की, और ये आपका 80,000 इंटू 6 कितना हो गया? 4,80,000। चलो इसको टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 888 फिर 000। ये हो गई बेसिक सैलरी। तो आपको यहाँ पर लिखना है बेसिक सैलरी, ये हो गया आपका बेसिक सैलरी। ठीक है, खत्म कहानी। अब आगे बढ़े तो आगे का यहाँ पर कहना ये है कि डियरनेस अलाउंसेस जो है ना, वो आपको बोला गया कि 80% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर देखो बेसिक सैलरी जिस आदमी की गलत आई ना, जिस स्टूडेंट की, वो आपका डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस जो है वो भी गलत आएगा, क्योंकि अगर आपकी बेसिक सैलरी का कितना परसेंट है? 80%। तो ये आपका हो गया 7,104,000। ठीक है, सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ओके, हाँ, उसके बाद आगे बढ़ो तो आगे बोला है चिल्ड्रन एजुकेशन। देखो एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंसेस साथ में दे रखा है, और 1,100 रुपये महीने का 1,100 रुपये, लेकिन पर चाइल्ड लिखा है, पर चाइल्ड, महीने का 1,100 पर चाइल्ड, और उसके 3 बच्चे हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया यहाँ पर कि देखो एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंसेस,
ओके, अब देखो यहाँ पर 1100 मिल रहा था उसको, 3 बच्चे हैं, हर बच्चे का 1100 अलाउंसेस मिल रहा था और महीने का था, तो 12 महीने के हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ तो ये हो जाएगा लगभग, ये आंसर आया। ठीक है, एक बार काउंट फिर से कर लेते हैं, चलो सही है। अब यहां पर से आपको मिलेगा उसमें एग्जेम्पशन, ठीक है, और लेस करना है एग्जेम्पशन, और ये एग्जेम्पशन कितना, तो आपको देखो पहले तो एजुकेशन अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलता है, एजुकेशन अलाउंसेस, और फिर हॉस्टल अलाउंसेस। ओके, अगर एजुकेशन अलाउंसेस जो है ना वो महीने का 100 रुपये एग्जेम्प्ट होता है, ओके, एक बच्चे का, लेकिन मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 100 इंटू 12 इंटू 2, मतलब देखो 100 इंटू 12 इंटू 2, ये हो गया 24, और फिर हॉस्टल अलाउंसेस के लिए 300 होता है, इंटू 12 इंटू 2, 300 इंटू 12 इंटू 2, 7200 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना उसमें ये नहीं बताया कि इसके कितने बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में पढ़ रहे थे। अगर हॉस्टल में उसका एक बच्चा ही पढ़ रहा होता ना तो एक ही बच्चे का एग्जाम्शन मिलता, मतलब 300 इंटू 12 इंटू 1 करते, 2 बच्चे हॉस्टल में होते तो दोनों बच्चे का एग्जाम्शन मिल सकता था, ठीक है, 300 इंटू 2 इंटू 12। लेकिन यहाँ पर उसके 3 बच्चे हैं और बताया नहीं है कि क्या तीनों हॉस्टल में है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि यार मतलब तीनों हॉस्टल में ही होंगे, ठीक है, बहुत परेशान करते होंगे घर पे, तो मतलब उनको रख दिया वहां पर, ठीक है, हॉस्टल में। तो अभी इधर कुछ क्लेरिफिकेशन, मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं कि क्या करना है, क्योंकि आप देखना बहुत सारे क्वेश्चनों में लिखा होता है कि बच्चे 3 हैं लेकिन एक ही बच्चा हॉस्टल में, ठीक है, जो काफी धमाल कर रहा है उसको हॉस्टल में रख दिया। तो ऐसा होता है, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि एक बच्चा है उसको हॉस्टल में रखा, यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि देखो हॉस्टल अलाउंसेस जो मिला है उसमें 3 बच्चे बताए। अब बच्चे भले 3 हैं तो आपको एग्जाम्शन तो नियम के हिसाब से सिर्फ 2 ही मिलता है, 2 से ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन अगर एक बच्चा हॉस्टल में है तो एग्जाम्शन फिर एक का ही मिलेगा। चलिए, तो ये आपका लेस करके यहाँ पर 30,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट बोला कि बोनस। अच्छा, बोनस में क्या बोला कि बोनस जो है ना वो रिसीव करता है एक्स्ट्रा सैलरी 1 महीने का, ठीक है, लेकिन कौन सा, मतलब सैलरी तो उसका चेंज हो रहा है 6 महीने के बाद, तो बोला इक्विवेलेंट टू अक्टूबर महीने का, ओके, और एज अ बोनस अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर 2021। अब 31 अक्टूबर 2021 कहाँ पर आता है, ठीक है, देखो अक्टूबर मतलब यहाँ पर आता है ना, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ओके, फिर नवंबर दिसंबर, तो कहाँ पर आता है अक्टूबर, कहाँ पर आता है अक्टूबर, मतलब 10वां महीना हो गया ना, ठीक है। आपको जब 31 अक्टूबर को जो सैलरी होगी ना वो आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगी एज अ बोनस। तो सवाल ये है कि अक्टूबर महीना है ना इधर आता है, अक्टूबर महीना जो है वो 2021 वाला यहाँ पर आता है, तो 2021 का अक्टूबर महीने में सैलरी क्या होगी इस आदमी की, 80,000। तो यहाँ पर 80,000 लिखेंगे एज अ बोनस। चलिए उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला, ही कंट्रीब्यूट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 15%। अच्छा, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 15%, द कंपनी ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। हमें कंपनी का कंट्रीब्यूशन देखना है, कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन करती है, 15%, वो भी कंट्रीब्यूट 15% करता है, कंपनी भी 15% ही देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कंपनी भी मतलब 15% दे रही है और वो भी 15%, तो हमें ये देखना है कि कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड कितना परसेंट है, 15%, ओके। अब ये 15% किसका होगा, सवाल ये भी है, क्योंकि अगर आप
देखते हो ना, तो आपको क्वेश्चन के अंदर बेसिक सैलरी भी है और डीएनएस अलाउंसेस भी। तो नियम के हिसाब से ऐसा होता है कि डीएनएस अलाउंसेस अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, ऐसा अगर क्वेश्चन में लिखा है, तो इसका भी 15% करने के टाइम पे आप कंसीडर करोगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आपको क्वेश्चन में कहीं पे बोला नहीं है कि डीएनएस अलाउंसेस इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो इसी वजह से हम सिर्फ इसका ही 15% करेंगे, मतलब 8,88,000 का 15%। ठीक है, तो ये आपको डीएनएस अलाउंसेस कंसीडर नहीं करना। अभी यहां पर भी अगर आप देखें तो इसमें एग्जेम्पशन होता है। कितना एग्जेम्पशन मिलता है? तो अप टू 12%, अप टू 12% ऑफ सैलरी। आपको सैलरी का 12% एग्जेम्पशन मिलता है। तो आपकी सैलरी कितनी है? 8,88,000। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना, डीएनएस अलाउंसेस तभी कंसीडर करना जब रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, यहां पर नहीं है, क्वेश्चन में लिखा नहीं। तो ये अपना हो गया आराम से, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर इसको माइनस करके ये बाहर लिख दो। डन? ठीक है, देखो क्वेश्चन में जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से चलते जाओ। ठीक है, कुछ भी आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का कहानी यह है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12.5% अमाउंटिंग 75,000। देखो ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हमेशा कोई ना, मतलब हमेशा एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अब ये जो है ना आपको 12.5% के हिसाब से 75,000 का क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इधर एग्जेम्पशन कितना? तो इधर एग्जेम्पशन कुछ ऐसे होता है कि अगर आपको 12.5% के हिसाब से अगर 75,000 का इंटरेस्ट मिलता है, तो नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिला तो डेट इज टैक्सेबल। ओके, तो यहाँ पर 9.5% जो है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो 75,000 इंटू 9.5 डिवाइड बाई 12.5, मतलब इसको करते हो तो यहाँ पर 57,000 आता है। और इतना करने से अपने को ये पता चल गया कि 75,000 का इंटरेस्ट मिला, उसमें से 57,000 इंटरेस्ट जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता, बाकी पे टैक्स लगेगा, तो उसको बाहर दिख देंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कुछ लोग डायरेक्ट भी करते हैं ऐसे कि 75,000, ठीक है, आपको इंटरेस्ट मिला और वो 12.5% के हिसाब से मिला, लेकिन 9.5 से जितना ज़्यादा मिला, ठीक है, 9.5 से कितना ज़्यादा मिला, तो देखो 12.5 मिला, 9.5 से ज़्यादा कितना मिला? बोले 3%। तो आप 75,000 इंटू 3, मतलब 75,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12.5 करते हो तो भी 18,000 आ जाता है, तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, बात एक ही है। देखो पहले कितना मिला? 75, उसमें से कितना एग्जाम्प्ट है? बोले कि 9% जितना, तो वो माइनस करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस। देखो मेडिकल अलाउंसेस महीने का 800 मिल रहा है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेडिकल अलाउंस 800 है, 12 के हिसाब से 800 इंटू 12 कितना होता है? 9,600। ओके, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे का कहानी क्या है आपके लिए? तो देखो एक सिंपल सा कहानी है यहाँ पर कि द मोटर कार जो है ना, मतलब देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ही गलती करते हैं, वो रट्टा मार के जाते हैं। मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, रट्टा मत मारो। इस पूरे टॉपिक को भले हार्ड है, थोड़ा समझ समझ के करो। ठीक है, मोटर कार वाला याद करोगे तो फिर आप लिमिटेड स्कोप में ही रहोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है द एम्प्लॉयर हैज़ ऑल्सो गिवन हिम कार। ठीक है, मतलब कंपनी के तरफ से उसको कार मिली। ठीक है, 12 लाख की गाड़ी मिली। और देखो सबसे ज़्यादा पता है मेन बात क्या थी? गाड़ी मिली वो मेन बात नहीं है, गाड़ी मिली वो तो मिलती रहती है, ये जो है ना वो मेन बात है। यहाँ से क्वेश्चन का आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया ही है। ठीक है, आप देखो मेरे एप्लीकेशन पे अगर मैंने पूरा इसका चार्ट पढ़ाया। ठीक है, चलो मैं आपको उस चार्ट पे भी ले चलता हूँ, चलो, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बार रिवीजन भी हो जाए।
देखो मैंने इसका चार्ट पूरा बना के आपको बताया था, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर अच्छे से रिकवर करते हो ना तो बेटर रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन करते रहते हैं, क्वेश्चन करने से थोड़ी समझ में आ जाएगी। ये मैंने पूरा चार्ट बताया था, ठीक है। ये मैंने बताया था कि अगर आपको कार कंपनी की तरफ से मिलती है, देखो यहाँ पर लिखा है भी कंपनी की तरफ से कार मिली। अभी कार जो है ना वो यहाँ पर लिखा भी है कि कार जो है वो किसके पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो मैंने बोला था जब ऑफिस पर्पस के लिए यूज होती है ना तो वो टैक्सेबल ही नहीं होता है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा, बोले कि टैक्सेबल ही नहीं होता, मतलब ये सब का कोई मतलब ही नहीं रहता। ये सब इतना याद करने का था, ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट करके भी गए थे, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। देखो मैंने ये पूरा 2 चार्ट आपको एक बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो वही चीज है ना कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, पढ़ो एक बार, देखो मैं आराम से पढ़ता हूँ। कंपनी ने बोला कि आप सिर्फ ऑफिस के लिए यूज करो। अब यहाँ पर बोला कि ड्राइवर की सैलरी ये है, मेंटेनेंस एक्सपेंस ये रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। कंपनी ने उसको गाड़ी दिया, गाड़ी कंपनी के लिए ही यूज़ करनी है, ऑफिस काम के लिए बस, आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो कार में क्या हो जाएगा, नील, नो टैक्सेबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 9 पॉइंट, ही हैज़ रिसीव्ड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या बोला, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है, ठीक है। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला टॉपिक भी आता ही आता है हर बार एग्जाम में। तो यहाँ पर बोला कि उसको, अच्छा जनवरी से मिला ना 2022, अच्छा जनवरी 2022 से उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इधर बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम के अंदर गलती किया है। देखो उसको कंपनी ने घर कब से दिया, जनवरी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है जनवरी से उसको कंपनी ने घर दिया था, तो जनवरी मतलब देखो यहाँ पर 1 जनवरी 2022, समझे बात को, यहां से लेके 31 मार्च 2022 सैलरी कितनी होगी मुझे ये बताओ। इस टाइम पे उसकी सैलरी कितनी होगी, मतलब ये टाइम में उसकी सैलरी कितनी होगी, जनवरी से लेके 31 मार्च 2022 में उसकी सैलरी कितनी होगी। मतलब जनवरी से लेके मार्च तक उसकी सैलरी होगी ये 80,000 वाली, ठीक है, क्योंकि 31 तारीख तक उसकी सैलरी 80,000 होगी। तो यहां पर 80,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 2,40,000। मतलब इस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे उसको घर मिला, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, उस टाइम पे उसकी सैलरी थी 80,000 महीने की। तो आपको मैंने बताया था कि जब कंपनी ने अगर आपको घर दिया है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, BABC सैलरी काउंट करनी पड़ेगी। और BABC मतलब क्या हो जाता है, बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी कितनी, तो अभी मैंने जो बताया था वो बेसिक सैलरी सिर्फ उसी 3 महीने की लेने की, जनवरी फरवरी और मार्च वाले मंथ की ही लेने की, सिर्फ कितनी, 2,40,000, समझे। फिर A मतलब ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो देखो टैक्सेबल अलाउंसेस भी वही लेने हैं जो जनवरी फरवरी और मार्च मंथ के, ठीक है। अब यहां पर आपको इधर आ जाना है। अब देखो DNS अलाउंसेस हम BABC में तभी कंसीडर करते हैं जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखो। और यहां पर ये वाला जो अमाउंट है ना, कितना, 30,000, ये पूरे साल का अमाउंट है। मुझे इसमें से सिर्फ 3 महीने वाला ही अमाउंट चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च का, ठीक है। और ये बोनस आपको कब मिला था, तो बोनस अक्टूबर 2021 में मिला था। तो यहां पर इस बोनस को हम कंसीडर नहीं कर सकते BABC के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर कुछ और टैक्सेबल अलाउंसेस है। देखो ये एक अलाउंसेस है जिसको हमें कंसीडर करना है, 3 महीने के लिए कंसीडर करना है, हमें 3 महीने के लिए कंसीडर करना है, ठीक है। बिकॉज ये हमको जो घर मिला है ना वो सिर्फ 3 महीने के लिए मिला था, मतलब वो 3 ही महीने के लिए हमने वो घर में स्टे किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टे किया था वो तो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो यहाँ पर 3 महीने का निकालेंगे कैसे, तो देखो इसको मल्टीपल 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 7,500।
मतलब 7,500 जो आ जाएगा वो आपका एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंसेस। उसके बाद आपने एक और अलाउंसेस था ना, ये रहा मेडिकल अलाउंसेस, उसमें भी सेम इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, हॉस्टल अलाउंसेस, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 800 रुपये हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहा था, हर महीने मिलेगा तो 3 महीने का वो 2400 हो जाएगा। फिर बी, ए बी मतलब बोनस और सी मतलब कमीशन। तो लगभग तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसमें देखो बोनस आपको अक्टूबर में मिला था तो वो कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पर बोनस मिला था अक्टूबर में। ओके, अक्टूबर में बोनस मिला था तो बोनस वहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते। और दूसरा कौन था, कमीशन। कमीशन है नहीं कहीं पर, बिल्कुल नहीं, जाने दो आगे। चलिए, तो ये आप टोटल करो, 240, 75 और 2400 कितना आ रहा है, 2499। ओके, अच्छा अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 25 लाख से कम आपका क्या है, आपको बोला है ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, आपकी पॉपुलेशन जो है ना 25 लाख से कम है। तो रूल्स क्या कहता है, तो रूल्स ये कहता है अगर पॉपुलेशन 25 लाख से कम है तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी होती है, टैक्सेबल अमाउंट 249900 का 10%, मतलब 24990। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर 24990, और ये आ जाएगा रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। ओके, चलिए उसके बाद, अच्छा उसके बाद आपको बोला गया 10वें पॉइंट में बोला कि नरेंद्र जो है ना उसने 2400 रुपये एज ए प्रोफेशनल टैक्स पे किया था और 80,000 एज अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या पूछा था आपको, नरेंद्र जो था और उसकी टैक्सेबल सैलरी इनकम निकालनी थी। ओके, कोई बात नहीं। तो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, तो देखो नरेंद्र ने ही अपना प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो आपको यहाँ पर अभी कोई एक्स्ट्रा टैक्सेबिलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज नरेंद्र ने वो प्रोफेशनल टैक्स पे किया, ना कि उसकी कंपनी ने। ठीक है, कंपनी ने नहीं पे किया, नरेंद्र ने खुद ही पे किया है। अब इसको टोटल कर लो, क्या आ रहा है, तो टोटल ये है, यहाँ पर मैं इसका टोटल करता हूँ 80,000, 26,640, 18,000, 9,600 और 24,990। ओके, और आंसर कुछ आ रहा है 17,87,630, और ये हो जाएगी उसकी ग्रॉस सैलरी। और उसमें से आपको क्या माइनस करना है, देखो एक तो प्रोफेशनल टैक्स, आपको पता है 2400 रुपये प्रोफेशनल टैक्स नरेंद्र ने पे किया था। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स उसने पे किया था, यहाँ पर उसका आपको ऐसे डिडक्शन मिल जाएगा। और आप सबको पता ही है कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि 50,000 का होता है। ओके, ओके, और ये आप लेस करोगे 2400 माइनस 50,000, तो 17,35,230, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगी टैक्सेबल सैलरी। हाँ, अभी यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ बोली है, जैसे कि यहाँ पर बोला ये गया कि नरेंद्र ने उसका लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC प्रीमियम भी पे किया है, और LIC प्रीमियम अगर आप अपना भरते हो ना तो वो 80C में आपको उसका डिडक्शन मिलता है। 80C में आपको उसका क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 80C डिडक्शन फॉर LIC प्रीमियम, वो आपको कितना मिलेगा, 80,000। ऐसा लिख के आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में डिडक्शन वाला पार्ट जो है ना
वो आपको कुछ करना नहीं रहता उसका, ठीक है। मतलब ये 80C के डिडक्शन वाला जो पार्ट है वो अगर आपको पूछता है तो बता दो कि 80C में आपको जो डिडक्शन मिलेगा LIC का वो कितना मिलने वाला है, इतना मिलेगा, ठीक है। और एक और डिडक्शन है जो आपको 80C में मिलता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा वेट करो, मैं इसमें पेजेस ऐड कर लेता हूँ, सॉरी लाइन ऐड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है, और वो मिलता है आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। कितना मिलता है? जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन मिलता है। जो आपकी बेसिक सैलरी थी ना, आपको पता है उसका 15% कॉन्ट्रीब्यूशन कौन दे रहा था? वो एम्प्लॉय खुद, मतलब ये नरेंद्र, क्या नरेश कौन है, सेकंड नरेंद्र है, हाँ नरेंद्र। नरेंद्र जो है ना वो 15% कंट्रीब्यूशन देता था और कंपनी भी देती थी। तो कंपनी का तो हमने वो कर लिया, 12% से ज़्यादा दिया कंपनी ने तो आपने टैक्सेबल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो कंपनी ने 12% से ज़्यादा दिया तो टैक्सेबल कर लिया, लेकिन कंपनी 12% से ज़्यादा दिया तो टैक्सेबल हो गया। लेकिन अगर कंपनी ने दिया वो तो हो गया, अब अगर उस खुद ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो आपको डिडक्शन मिलेगा, तो यस उसका भी डिडक्शन मिलेगा आपको 80C में, ठीक है, 15%। मतलब ये आ गया 133,200, ठीक है। और अगर आप टोटल करते हो तो देखो यहाँ पर अगर आप इसका टोटल करते हो ना, तो आपका टोटल आता है कुछ इस तरीके से कि 213,200। लेकिन एक और भी चीज़ है, पता है आपको, मैक्सिमम डिडक्शन पता है कितना मिलता है 80C में? मतलब मैक्सिमम डिडक्शन अंडर 80C इज ₹1,50,000। देखो 1,50,000 से ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा 80C में, ठीक है। तो 80C में आपको 1,50,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलता। ओके, मैक्सिमम आप 1,50,000 का डिडक्शन ले सकते हो। मतलब देखो आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है ना, उसमें जब आप टैक्स भरने जाओगे ना, तो वहाँ पर जो आपका 17,35,230 जो आपका टैक्सेबल सैलरी आई, उसमें आपको 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट। तो चलिए छोकराओ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।